स्वागत है आप सभी का ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डी फार्मा का फिजिक्स का एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है द्रव्य के सामान्य गुण यानी कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। दोस्तों चैप्टर काफ़ी बड़ा है ये वाला, इसलिए इस चैप्टर को हम पार्ट 1 और पार्ट 2 करके पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पार्ट 1 को कवर करेंगे। पार्ट 1 को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और इसका सेकेंड पार्ट में हम इसके आगे के सिलेबस को पढ़ेंगे। दोस्तों हमारी ये 7वीं वीडियो क्लास होने वाली है। हमारी 6 वीडियो क्लासेस ऑलरेडी हमारी चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को अवश्य देख लें। हमारी प्लेलिस्ट में विजिट करके हमने हर सब्जेक्ट का एक अलग से प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है, इसलिए आपने अगर उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को अवश्य देख लें। हमारी चैनल पर आपको बहुत सारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल मिल जाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये क्लास। दोस्तों द्रव्य के सामान्य गुण, इस चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका द्रव्य स्थैतिकी यानी कि हाइड्रोस्टैटिक्स। दोस्तों हाइड्रोस्टैटिक में पहला जो हमारा पॉइंट है वो है दाब यानी कि प्रेशर। दाब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे एग्जाम में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको फोर्स का मान यानी कि एफ का मान दिया होगा और आपका एरिया यहाँ पे दिया होता है। आपको दाब को याद करना होता है, या फिर आपको दाब भी प्रश्न में दिया होगा और आपको फोर्स यानी बल को याद करना होगा। इस प्रकार के प्रश्न इसमें बनते हैं। तो दाब है क्या ये जान लेते हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत कार्य करने वाले बल को दाब कहते हैं। यानी अगर कोई एकांक सरफेस है और इस पर कोई लंबवत कोई बल कार्य कर रहा है तो ये जो बल इस पे लगेगा वो आपका दाब कहलाता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। दोस्तों दाब जो है ये एक अदिश राशि है, यानी कि इस पर कोई इसकी परिमाण और इसकी दिशा की कोई आवश्यकता इसमें नहीं होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता इसमें होती है। तो ये एक अदिश राशि होती है और इसका जो मात्रक होता है वो आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। दोस्तों मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है और इसे पास्कल के नाम से भी जानते हैं। आप ये जानते होंगे। दोस्तों मात्रक आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। आप जानते हैं बल का जो मात्रक होता है वो एसआई पद्धति में न्यूटन होता है, ये आप जानते हैं। दोस्तों न्यूटन बल का मात्रक होता है और ए यानी क्षेत्रफल जो एरिया होता है, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। इस प्रकार आप इसका मात्रक निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। आपको इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका मात्रक जो होगा वो होगा आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये होगा आपके दाब का मात्रक। तो अब चलते हैं इसके आगे। दोस्तों अगला जो हमारा पॉइंट है वो है घनत्व यानी कि डेंसिटी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और घनत्व यानी डेंसिटी को हम डी से डिनोट करते हैं। इसे आप याद कर लीजिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में आपको फार्मूले याद करने होंगे और इसको हम डी से डिनोट करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। दोस्तों किसी पदार्थ के द्रव्यमान व आयतन के अनुपात को पदार्थ का घनत्व यानी डी कहते हैं। दोस्तों आप जानते हैं द्रव्यमान को हम एम से डिनोट करते हैं और द्रव्यमान व आयतन के अनुपात को यानी द्रव्यमान को अगर हम एम से डिनोट करते हैं तो आयतन को हम भी से यानी वे यानी वेलोसिटी होता है और वॉल्यूम भी होता है। तो यहाँ पे भी का तात्पर्य है वॉल्यूम से यानी आयतन। तो एम जो है ये आपका द्रव्यमान है और भी आपका इसका अनुपात है आयतन का। और दोस्तों यहाँ पे आपको घनत्व दिवाया है तो डी से हम घनत्व को ज्ञात करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। तो दो डी इक्वल टू एम बाई भी, ये आपका ये इसका फार्मूला हो जाएगा जो कि आपको डेंसिटी यानी घनत्व निकालने के लिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों एक चीज़ ध्यान देंगे, इसका जो मात्रक होता है वो आपको किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है यानी किग्रा पर मीटर क्यूब होता है। इसके मात्रक को भी आपको रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों आप जानते हैं जो आपका द्रव्यमान का मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है, यानी एम जो है आपका द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। वहीं आपका जो वॉल्यूम है यानी आयतन जो है इसका मात्रक भी आपका मीटर पर क्यूब होता है। तो यहाँ पे मीटर क्यूब लिख देंगे। दोस्तों जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका केजी पर मीटर क्यूब ये आपका मात्रक आ जाएगा। इस प्रकार इसे आप ज्ञात कर सकते हैं, आपको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। दोस्तों एक बात इसमें नोट करने योग्य है यानी याद करने योग्य बात है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। दोस्तों इसे भी आप नोट कर लीजिएगा कि जल का जो घनत्व होता है वो सबसे अधिकतम क्या होता है। ये एग्जाम में इससे प्रश्न बनते हैं। आपको प्रश्न में दिया होगा कि जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, इसमें आपको 100 डिग्री
और ऑप्शन बी में आपको 50 डिग्री, 40 डिग्री और आपको एक ऑप्शन दिया होगा 4 डिग्री। तो दोस्तों आपको याद रखना है, आपको जो जल का अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें डी हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसे आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब चलते हैं इसके आगे। दोस्तों अगला क्या है आपका है आपेक्षिक घनत्व, यानी कि जिसे रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। ये आपका घनत्व ही है, पर ये एक आपेक्षिक घनत्व होता है। इसे हम आपेक्षिक घनत्व के नाम से जानते हैं और इसे भी आप डी से डिनोट कर सकते हैं। किसी पदार्थ के घनत्व 4 डिग्री टेम्परेचर पर जल के घनत्व के अनुपात को पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। यानी कि जो जल का अधिकतम घनत्व होता है वो आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जल के घनत्व के अनुपात को आप क्या कहते हैं, आपेक्षिक घनत्व होते हैं। यानी कि जल का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है और जल के घनत्व के अनुपात को, यानी कि अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड आपके जल का घनत्व है, अधिकतम है, और आपका जल का घनत्व जो नॉर्मल है वो आपके जो भी होगा उसके अनुपात को, मान लीजिए अगर आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी है तो इसके जो अनुपात हो गए उसी को हम अपेक्षिक घनत्व कहते हैं। दोस्तों अपेक्षिक घनत्व जो है इसका मात्रक आपका कोई नहीं होता है, ये आपको नोट कर लेना है। अपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है, बल्कि घनत्व का जो मात्रक होता है ये मैंने आपको ऊपर बता दिया था। तो अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, ये आप नोट कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। एग्जाम में यही सब प्रश्न जो आपके दिमाग से भूल जाएंगे वही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अपेक्षिक घनत्व को ज्ञात करने के लिए क्या होता है फार्मूला, पदार्थ का घनत्व यानी जिस पदार्थ का, यानी जल का, द्रव का, यानी किसी पदार्थ का जो भी द्रव रूप में हो उसका अगर आपको अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना है तो उस पदार्थ का घनत्व आपको ऊपर रख देना है, चाहे वो जो भी हो। मान लीजिए किसी पदार्थ का जो घनत्व है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड है और जल का जो अधिकतम घनत्व होता है वो आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब इसे आप डिवाइड करेंगे, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका आपेक्षिक घनत्व आ जाएगा, किसका, उस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व आएगा जिसका आप ज्ञात कर रहे हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको एग्जाम में पदार्थ के किसी आयतन का द्रव्यमान दिया होगा तो आप इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे, पर इससे कम प्रश्न बनते हैं, आपके ज़्यादातर प्रश्न इस वाले फार्मूले पर ही बन जाते हैं। तो इस फार्मूले को आप एक नोट्स बनाइए और उस नोट्स में आप जितने भी मैं फार्मूले बता रहा हूँ उस फार्मूले को नोट्स कर लीजिए, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो अगर आप उस नोट्स को अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपके जितने भी फार्मूले मैंने आपको नोट्स कराए हैं वो फार्मूले आपके सभी रिवाइज हो जाएंगे और इससे आपको फार्मूले भूलेंगे नहीं। तो ये काम आप अवश्य करिए। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, देख लेते हैं क्या है। दोस्तों अगला क्या है, द्रव दाब यानी कि लिक्विड प्रेशर। द्रव का भी एक प्रकार से अपना दाब होता है। जैसे अगर आप किसी बर्तन में किसी पानी को या फिर किसी भी प्रकार के द्रव को रखते हैं तो वो द्रव का भी आपके जो भी बर्तन है उसके बर्तन के सतह पर एक दाब लगता है, इसे ही द्रव दाब जानते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, किसी द्रव द्वारा बर्तन की तली व दीवारों पर लगने वाले दाब को द्रव दाब कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। दोस्तों द्रव दाब में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स इसमें हैं। द्रव की सतह से h गहराई पर स्थित किसी बिंदु पर द्रव का दाब P=HDG से ज्ञात किया जाता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई बर्तन है और ये आपकी किसी ऊंचाई से इसके नाप को रहा है, यानी इसकी जो पेंदी है ये आपकी उसकी पेंदी है बर्तन की, और पेंदी को H से डिनोट किया गया है, इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो हाइट है। तो इस सरफेस पे, इस पॉइंट पे जो आपका द्रव का दाब लग रहा है इसको हम P=HDG से ज्ञात करते हैं। दोस्तों H क्या है, H जो है ये आपकी ऊंचाई है, यानी कि जो मैंने आपको बताया इसकी जो हाइट होगी उसी को हम H से डिवाइड करते हैं, और D जो है ये आपका घनत्व होगा द्रव का, और G जो है, G ये आपका G का मान 9.8 होता है, ये आप जानते हैं, ये आपका गुरुत्वाकर्षण मान है। और P जो है, P ये आपका द्रव ही होता है, दाब होता है, P यानी प्रेशर होता है। तो आई थिंक आपको फार्मूला ये याद होगा और इस फार्मूले पे भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, और द्रव दाब के चैप्टर का ये सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है, P=8HDG। ये फार्मूला आपके इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। दोस्तों नेक्स्ट है द्रव दाब के नियम। दोस्तों द्रव दाब के कुल 4 नियम इसमें दिए हुए हैं। द्रव के भीतर एक क्षैतिज तल पर स्थित सभी बिंदुओं पर द्रव दाब समान होता है। यानी कि द्रव के भीतर एक क्षैतिज तल पर, यानी कि अगर ये आपका किसी बर्तन में द्रव भरा हुआ है
और ये आपका द्रव भरा हुआ है। मान लीजिए कोई ये बर्तन है, इसमें आपका द्रव भरा हुआ है, तो इसके जो क्षैतिज जल पर यानी कि ऐसे ऐसे आपका हो गया क्षैतिज, ये हो गया आपका ऊर्ध्वाधर कुछ इस प्रकार होता है, ये आपको पता होगा, पर फिर भी मैंने आपको समझा दिया है। दोस्तों क्षैतिज में अगर आपका ये द्रव भरा हुआ है तो इसके पेंदी पर क्षैतिज में यानी कि इस प्रकार जो भी दाब लगता है वो इस साइड और इस साइड चारों तरफ एकदम समान होता है, यानी कि समान रूप से दाब चारों दिशाओं में, यानी सभी दिशाओं में, इस दिशा में या फिर इस दिशा में या फिर नीचे की तरफ बात कर लें, सभी दिशाओं में जो दाब होता है वो आपका इक्वल होता है, यानी बराबर होता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव दाब सभी दिशाओं में समान होता है, यानी कि द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव दाब सभी दिशाओं में समान होता है। यानी कि आप इसी प्रकार समझ सकते हैं कि अगर इसमें जल भरा हुआ है तो अगर किसी एक पॉइंट की बात कर लें, यानी इस बिंदु की हम बात कर लें, तो इस बिंदु पर जो दाब लगेगा, इधर से भी जो दाब लगेगा और इधर से जो दाब लगेगा और इधर से जो दाब लगेगा, ये तीनों दाब जो होंगे वो समान होंगे। यह आपको समझाने का प्रयास किया गया है। तीसरा पॉइंट क्या है, द्रव द्वारा लगाया गया दाब सदैव द्रव के संपर्क वाली सतह के लंबवत होता है। द्रव द्वारा लगाया गया दाब सदैव द्रव के संपर्क वाली सतह के लंबक होता है। यानी कि अगर आप आपका ये पेंदी में कोई द्रव में दाब लगा हुआ है, यानी यहाँ पे अगर कोई द्रव का दाब मान लीजिए यहाँ पे आपका केंद्र है, तो जो द्रव का दाब लगाया गया है वो सदैव संपर्क सतह के लंबवत होता है। यानी कि जो आपको यहाँ पे दाब लगाया गया है ये इसके लंबवत ही लगाया गया है। यहाँ पे आपका दाब लगाया गया और ये आपकी जो दाब लग रहा है उस सतह के लंबवत लगा हुआ है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो है वो है द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव दाब द्रव की सतह के आकार व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि द्रव का जो दाब होता है वो आपके किसी भी आकार व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, वो आपके बर्तन के शेप पर निर्भर करता है। ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो आपके दाब जो होता है वो सभी दिशाओं में समान होता है, ये आकार और क्षेत्रफल पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। दोस्तों अगला क्या है, उत्प्लावन बल, यानी कि आप थ्रस्ट फोर्स के नाम से जानते हैं इसे हैं। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल कला कार्य करता है, इसी बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। दोस्तों जब आप किसी वस्तु को किसी जल में डुबाने का प्रयास करते हैं तो द्रव द्वारा उस पर भी एक बल लगता है, यानी आप जब डुबाने का प्रयास करते हैं तो डुबाने में आपको थोड़ा बल लगता है, तो वो जो बल लगता है वो जल द्वारा भी एक बल आपके ऊपर लगाया जाता है, वस्तु के ऊपर लगाया जाता है, तभी आपको जल में किसी भी वस्तु को डुबाने में बल लगाना पड़ता है। तो इसी बल को जो बल जल द्वारा एक बल लगाया जा रहा है वस्तु पर, उसी बल को उत्प्लावन बल कहते हैं, जो कि वस्तु को कहता है कि तुम तैरो, तुम डूबो मत, तुम तैरो। यही बल जो होता है वो उत्प्लावन बल कहता है। दोस्तों उत्प्लावन जो है ये इसका अर्थ ये आपका पर्यायवाची शब्द है। उत्प्लावन का अर्थ ये होता है तैरना, यानी कि तैरना जो है ये आपका उत्प्लावन इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो इस प्रकार इसे आप समझ सकते हैं। आर्किमिडीज सिद्धांत ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके चैप्टर का। आर्किमिडीज सिद्धांत में है क्या, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतः रूप से या फिर आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वस्तु के भार में थोड़ी सी कमी प्रतीत होती है। जब किसी वस्तु को आप जल में डुबाने का प्रयास करते हैं तो उसके जब डुबाने का प्रयास करेंगे तो उसके भार में थोड़ी सी कमी हो जाएगी। वस्तु के भार में यह आभासी जो कमी आपको लगती है कि थोड़ी जो कमी हो रही है वो आपके जल द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यानी कि अगर आप किसी वस्तु को, मान लीजिए ये आपका पात्र है कोई और इसमें जल भरा हुआ है, अब आप इसमें किसी वस्तु को, कोई वस्तु छोटा सा है और इसमें आप डुबाने का प्रयास कर रहे हैं, तो जब ये वस्तु इसमें डूबेगा तो ये जब डूबेगा तो इसके जो जहाँ पर वो डूबेगा उसके स्थान का जो जल होगा वो आपके जल के किनारों किनारों पर आ जाएगा और वस्तु आपका बीच में हो जाएगा। तो जो ये आपका जल जो दोनों साइड हटा हुआ है वो इन दोनों जल का जो योग होगा, थोड़ा मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, इन दोनों जो जल हटाया गया जल है उन दोनों का जो योग होगा वो आपके इस हटाए गए जल के बराबर होगा और इसके वजन के भी बराबर होगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। मतलब कि अगर आपका जो जल हटाया गया है इसका जो वैल्यू है, जो आपका हटाया गया भार है वो आपका मान लीजिए इसका वैल्यू 2 kg है और आपका जो हटाया गया जल है वो आपका 1 kg ये है और 1 kg ये है, तो इन दोनों का योग जो है ये आपके इसके बराबर होगा। तो आई थिंक अगर आप समझ गए होंगे। अब देखिए
नेक्स्ट क्या है, वस्तु का आभासी भार ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि वस्तु का जो वास्तविक भार होता है और उसमें अगर आप द्रव द्वारा हटाए गए भार को घटा देते हैं यानी माइनस कर देते हैं, तो आपका जो वास्तविक उसमें भार को, द्रव के भार को घटा देंगे, तो आपके आर्किमिडीज सिद्धांत इसमें फॉलो हो जाएगा और वो वस्तु का आभासी भार होगा जो आपको लगता है कि इसके भार में कमी आई है। दोस्तों, जो हटाया गया द्रव का भार होता है इसे ही हम उत्प्लावन बल के भी नाम से जानते हैं। ये दोनों जो होते हैं ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं यानी बराबर होते हैं। दोस्तों, वस्तु का आभासी भार ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है एम जी इक्वल टू एम जी। आभासी भार ज्ञात करने के लिए एम जी कोष्टक में 1 - रो/जी डी। रो क्या है, रो आपका द्रव का घनत्व है और डी जो है ये आपके वस्तु का, दिए गए वस्तु का घनत्व है जिसे आप जल में डुबाने का प्रयास कर रहे हैं। ये फार्मूला काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इस फार्मूले पर प्रश्न बनते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ये, तो इसे आप। दोस्तों, अगला इम्पॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है वो है द्रव के वक्र पृष्ठ के दो पार्श्वों के बीच दाबांतर, यानी कि प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स ऑफ अ कर्व्ड सरफेस ऑफ अ लिक्विड। तो इसमें आपके दो फार्मूले आते हैं। पहला है द्रव की बूंद के भीतर द्रव्य अधिक, यानी कि अगर आपका कोई द्रव का ये एक बूंद है तो इसके भीतर जो दाब होगा उसके लिए फार्मूला क्या है। माना द्रव की एक बूंद है जो कि इसकी त्रिज्या जो है, यानी कि जानते हैं आप कोई भी गोला होता है तो उसकी एक त्रिज्या होती है और उसका एक व्यास भी होता है, और त्रिज्या जो होती है वो व्यास का आधा होती है और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दूना होता है, ये भी आप जानते होंगे। तो मान लीजिए कोई द्रव का बूंद है और उसकी त्रिज्या जो है वो आर है तथा द्रव का पृष्ठ तनाव, यानी कि जो पृष्ठ तनाव होता है उसे टी से डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए पृष्ठ तनाव टी है, द्रव की बूंद के भीतर दाब अधिक ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करेंगे तो आप, तो पी जो है ये आपको दाब को डिनोट करता है, पी इक्वल टू 2T/R, यानी कि टी जो है ये आपका पृष्ठ तनाव है और आर जो है, आर आपका त्रिज्या है। इस फार्मूले से आप द्रव के किसी एक बूंद के अंदर स्थित जो दाब होगा उसको ज्ञात कर सकते हैं द्रव के भीतर। दोस्तों, द्रव के भीतर के अलावा द्रव के बाहर का जो एक दाब अधिक होता है उसे भी ज्ञात करने का फार्मूला होता है, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं। नीचे ये क्या दिया हुआ है, द्रव में बने वायु के बुलबुले के भीतर दाब आधिक्य। दोस्तों, माना कि वायु का त्रिज्या आर तथा पृष्ठ तनाव टी है, द्रव की बूंद की तरह वायु के बुलबुले का एक पृष्ठ द्रव के संपर्क में है अतः बुलबुले के भीतर अधिक दाब क्या होगा, तो वो भी आपको पी इक्वल टू 2T/R से ही ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक आप बुलबुला ही होगा, चाहे वो द्रव का हो या फिर वायु का हो। नेक्स्ट आपका जो है वो है साबुन के बुलबुले के लिए। साबुन के बुलबुले के लिए फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। साबुन के बुलबुले के लिए दाब अधिक ज्ञात करने के लिए, यानी कि एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड अ सॉफ्ट बबल। माना किसी साबुन की जो त्रिज्या है वो आर है और उसका जो पृष्ठ तनाव है वो टी है, साबुन के घोल से बना हुआ है वो, ठीक है। तो साबुन के बुलबुले के दो पृष्ठ वायु के संपर्क में होते हैं, एक बुलबुले के भीतर तथा एक बुलबुले के बाहर। दाब होगा वो एक बुलबुले के अंदर होगा और एक दाब जो होगा वो बुलबुले के बाहर हवा द्वारा जो लगाया जाएगा, यानी कि अगर आपका ये बुलबुला है इसके अंदर एक दाब होगा तभी वो बुलबुला आपका बना है, और दाब जो होगा एक आपके वायु के द्वारा बाहर से जो दाब लगाया जाएगा इसकी बात की गई है। तो इसका जो दाब अधिक निकालने का फार्मूला होता है वो होता है पी इक्वल टू 40/R। तो सेम आपका वही फार्मूला है पर यहाँ पे 40 इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दाब जो है ये अंदर और बाहर दोनों प्रकार से लगाया जाएगा। तो अगला जो आपका टॉपिक है वो है किसी कातो। किसी कातो जो है ये क्या होता है, अगर आप घरों में अपने दीपक जलाते होंगे तो दीपक जो होता है ये आपके किसी कातो के कारण ही वो जलता रहता है, और किसी कातो के द्वारा ही आपकी जो द्रव में जो तेल होते हैं वो किसी कातो के द्वारा ही ऊपर चढ़ते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जब कांच की एक अत्यंत बारीक नली अर्थात केसनली को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो द्रव केसनली में मुक्त तल की अपेक्षा या तो ठोस ऊपर चढ़ता है या तो नीचे उतरता है। इसी घटना को केसी कातो कहते हैं। द्रव को या फिर किसी भी पदार्थ को ऊपर या नीचे उतरने की या चढ़ने की क्रिया को ही केसी कातो कहते हैं। यदि कोई द्रव किसी केसनली में एच ऊंचाई तक चढ़ता है या एच गहराई तक उतरता है, वह उसका स्पर्श कोण थीटा है, तो एच इक्वल टू 2T cos θ/RdG। इस फार्मूले से आप ज्ञात कर सकते हैं उसका। तो यहाँ पे केसी का तो ज्ञात करने का फार्मूला ये हो गया, और
नीचे आर जो है ये आपके केस नली की त्रिज्या है। आर दोस्तों ये जो आपकी केस नली है उसकी त्रिज्या होगी, और डी जो है द्रव का घनत्व होगा। टी मैंने आपको बता दिया है, ये आपका पदार्थ का यानी द्रव का घनत्व होगा, पृष्ठ तनाव होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, जिससे हमें भी पता चले कि आपको जो मैं समझाया वो समझ में आया हुआ है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर जो भी मैंने आपको समझाया था वो अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी अवश्य करें, जिससे हमें भी पता चले कि जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आ सके अच्छे तरीके से। दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इसके आगे के प्रश्नों को जो भी होगा उसको सॉल्व कराएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।